फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता था ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में 1 से 2 लीटर गैस फार्ट करता है। अब सोचो, पूरी दुनिया के 7.9 बिलियन लोग जब एक साथ फार्टेंगे तो क्या होगा? जो भी होगा बदबूदार होगा, है ना? पर जो निब्बे निब्बियां प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं कि चलो तारों में अपनी दुनिया बसा लेते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या स्टार को प्लैनेट में तब्दील किया जा सकता है साइंटिफिकली? वेल, आई वुड से यस। लेकिन कैसे? अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा ये तो सुनो। 1920s में जो इंसान द्वारा बनाए हुए एयरप्लेन्स थे ना, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते थे और रावण का जो पुष्पक विमान था ना, वो 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता था। तो क्या पुष्पक विमान मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट्स से एडवांस था या उसमें और आजकल के एयरप्लेन्स में कोई सिमिलैरिटीज थी? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे आज के इस न्यू आस्क जीएसएफ के एपिसोड में। सो लेट अस गेट ऑन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। इज सेविंग पासवर्ड्स ऑन गूगल सेफ? टाइम्स ऑफ इंडिया के सितंबर 2021 के एक आर्टिकल के अनुसार गूगल ने लोगों को वार्न किया है कि गूगल के फिशिंग प्रोटेक्शन टूल के बावजूद भी उनके जीमेल पर लोगों के सस्पिशियस और स्पैम ईमेल्स रिसीव होते रहते हैं और वो उसे पूरी तरह से सिक्योर नहीं रख सकते। इसीलिए कृपया अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, यहाँ तक कि अपनी बर्थ डेट तक नहीं। पर अगर ऐसा है तो क्या गूगल के पासवर्ड मैनेजर पर अपने पासवर्ड्स सेव करना सेफ है? वेल, पासवर्ड मैनेजर्स एक्चुअली किसी तिजोरी की तरह होते हैं जिनका काम होता है आपके अलग अलग वेबसाइट अकाउंट्स लाइक Amazon, Netflix, Facebook, Twitter एटसेट्रा के लॉगिन आईडीज और पासवर्ड्स को सिक्योर रखना। पर ये पासवर्ड्स इस तिजोरी में वैसे के वैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर नहीं होते, बल्कि उसे पहले एक इनक्रिप्टेड कोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो सेव होता है। अब जीमेल क्योंकि एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, वो भी विदाउट एनी व्हाट्सएप लाइक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि उसमें डेटा लीक होने के चांसेस ज्यादा है और उसमें ईमेल्स की तरह डेटा को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर ट्रैवल नहीं करना होता, जिससे आपके पासवर्ड सेफ रहते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पर 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन चल रहे हैं, एक तो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन्क्रिप्शन और दूसरा इनडायरेक्ट। इन अ वे कि इसमें बस सिंगल एंटिटी इन्वॉल्व है, जिससे डेटा लीक होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। पर ये तो हुई सिर्फ पासवर्ड्स की बात। हमारे अलग अलग शॉपिंग एप्स का क्या? जिसमें कई बार हम अपने बैंक डिटेल्स तक सेव रखते हैं। I mean, हम अगर यहाँ भी मल्टीपल एंटिटीज को हटाकर एक सिंगल एंटिटी की मदद से इन सारी शॉपिंग वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाए तो मन चाहे शॉपिंग भी हो जाएगी और हमारे बैंक डिटेल्स भी सेफ रहेंगे और मोबाइल में 10 एप्स जमा करके रखने का झंझट भी मिट जाएगा। है ना एकदम धांसू आइडिया? मगर ये आखिर पॉसिबल कैसे हो पाएगा? वेल, इसके लिए अभी डाउनलोड करो कैश करो ऐप। कैश करो रतन टाटा जी द्वारा फंडेड इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है। इस पे आपको Amazon, स्विगी, अजियो, मिंत्रा जैसे 1500 वेबसाइट्स में एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स के ऊपर अप टू 60% तक का कैशबैक मिलेगा। और तो और आपको 10 अलग अलग एप्स में भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश करो के थ्रू ही आप इन सारी वेबसाइट्स का एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसका कैशबैक रियल कैश है, यानी आप इस कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इसे Amazon वाउचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आप GAU25 ये कोड इसमें यूज करोगे तो आपको उसका ₹25 एक्स्ट्रा बोनस भी प्राप्त होगा। प्लस इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है। बस किसी भी वेबसाइट को सर्च या सिलेक्ट करो, ऑरेंज बटन को दबाओगे तो कैश करो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा और फिर आपको नॉर्मली प्रोडक्ट्स अपने कार्ट में ऐड करना है, जैसे आप उस वेबसाइट पर नॉर्मली करते हो। अब इस शॉपिंग से मिला हुआ कैशबैक आपके माई अर्निंग सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इन पैसों को आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यानी ये एक तरह से आपका साइड इनकम है, जिसे आप लिटरली शॉपिंग करके कमा रहे हो। बिकॉज आइदर यू सेव और अर्न मनी, इट हेल्प्स यू इन द फ्यूचर। सो रुके क्या हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, गो एंड शॉप एंड अर्न मनी विद कैश करो। हमारा सबसे पहला सवाल है, क्या स्टार को प्लैनेट में तब्दील किया जा सकता है? वेल, मेरे प्यारे आशिकों, आपसे क्या झूठ बोलूं, पहले भी कहा था हाँ और अभी भी इसका जवाब है हाँ। स्टार एक प्लैनेट में टर्न हो सकता है, बट ऐसा सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के स्टार्स में ही हो सकता है, जिन्हें ब्राउन ड्वार्फ्स कहा जाता है। पर यार, यहाँ आ जाता है एक ट्विस्ट। वेस्ट टेक्सास यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डॉक्टर क्रिस्टोफर बार्ड का यह कहना है कि कुछ साइंटिस्ट ब्राउन ड्वार्फ्स को ट्रू स्टार्स मानते ही नहीं है, क्योंकि एज अ स्टार उनके पास भर भर के हाइड्रोजन होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, बट उनके पास वो नहीं होता है। और कुछ साइंटिस्ट इन्हें प्लैनेट भी नहीं समझते, क्योंकि वो आमतौर पर किसी भी सोलर सिस्टम के सेंटर में रहते हैं,
बाकी रेगुलर स्टार्स की तरह और ना कि किसी स्टार के अराउंड प्लैनेट की तरह घूमते हैं। अब आई नो आप सब ये बोलोगे कि भाई पहले ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है ये तो समझा दो। तो सुनो, Senior Scientist and Senior Education Manager of American Museum of Natural History Carnegie's Jacqueline Flaherty ने करीबन 152 सस्पेक्टेड ब्राउन ड्वार्फ पे रिसर्च की है, जिनके रिसर्च के अनुसार ब्राउन ड्वार्फ एक ऐसा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है जिसका मास बिगेस्ट रेगुलर प्लैनेट से बड़ा होता है, लाइक जुपिटर, उससे भी 13 से 14 गुना बड़ा, बट स्मॉलेस्ट रेगुलर स्टार से बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से ब्राउन ड्वार्फ के पास उतना ग्रेविटेशनल प्रेशर नहीं रहता जितना रेगुलर हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन चालू करने के लिए, बट उतना प्रेशर तो होता है जिससे वो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम, यानी इसे आप आसान शब्दों में हैवी हाइड्रोजन बोल सकते हो, उसे वो इग्नाइट कर सके, क्योंकि इसे कम प्रेशर में इग्नाइट किया जा सकता है। और यही तो है वो सबसे बड़ी वजह जिसके कारण ये स्टार्स प्लैनेट में बदल सकते हैं। नहीं समझे? हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इन स्टार्स से बड़ी मात्रा में लाइट एंड हीट रिलीज होती है, मतलब इनके अंदर का फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब इससे आप समझ ही सकते हो कि अगर एक स्टार का फ्यूल खत्म हो गया तो वो कूल डाउन हो जाएगा और फिर अपनी जिंदगी एक ठंडे पत्थर की तरह बिताएगा। पर अब इस पत्थर को प्लैनेट कैसे बनाया जाए, है कि नहीं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्लैनेट के डेफिनेशन के हिसाब से प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो पहले तो एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए, दूसरा उसके खुद के पास उतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो खुद से ही स्फेरिकल शेप में बना रहे, तीसरा उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट होना चाहिए, और लास्टली उसका खुद का एक ऑर्बिटिंग पाथ होना चाहिए जिसमें उसके अलावा और कोई ना हो। इन कंडीशंस को देखें तो डॉक्टर क्रिस्टोफर बार्ड, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ ब्राउन ड्वार्फ्स हैं जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और नासा ने भी 3000 जितने ब्राउन ड्वार्फ्स को स्पेस में आइडेंटिफाई किया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्राउन ड्वार्फ्स प्लैनेट में तब्दील हो जाए। चलो बहुत स्टार हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है इज पुष्पक विमान ऑफ रावण सिमिलर टू मॉडर्न एयरक्राफ्ट। ये जानने से पहले हम थोड़ा पुष्पक विमान के बारे में ही जान लेते हैं कि वो किसने और क्यों बनाया। तो भगवान विश्वकर्मा, जिनको लॉर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड क्रिएशन कहा जाता है, उन्होंने ये पुष्पक विमान भगवान ब्रह्मा जी के लिए बनाया था, और रावण ने यही पुष्पक विमान कुबेर से चोरी किया था, जो कुबेर को अपनी बड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से मिला था। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है पुष्पक विमान और हमारे आज के आधुनिक एयरक्राफ्ट्स में। अब अगर हम हमारे वैदिक ग्रंथ युद्ध कांड के अध्याय 6:101-8 को देखें तो उसके अनुसार भगवान राम आधे दिन में लंका से अयोध्या पुष्पक विमान से उड़कर आए थे। अब अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो अयोध्या से श्रीलंका का डिस्टेंस करीबन 3310 किलोमीटर है, जो राम ने पुष्पक विमान से आधे दिन मतलब कि 12 घंटों में कवर किया था। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से पुष्पक विमान की एवरेज स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अब अगर पुष्पक विमान की हमारे एयरक्राफ्ट से तुलना की जाए तो 1920s में हमारे जो एयरप्लेन्स थे ना, उनकी एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी, मगर टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एरोप्लेन्स की स्पीड बढ़ती गई और हमारे आज के एरोप्लेन की एवरेज स्पीड 620 to 800 किलोमीटर पर आवर रहती है। दूसरी सिमिलैरिटी की बात करें तो युद्ध कांड के अध्याय 6:101-30 में यह भी लिखा गया है कि पुष्पक विमान उसके पायलट के इच्छा के अनुसार से कैसे भी उड़ाया जा सकता था, अपने विल पावर से उड़ाया जाता था। अब इससे अगर हम इस माइथोलॉजिकल एयरक्राफ्ट को आज के टेक्निकल वे में देखें तो मई 2014 में साइंटिस्ट टिम फ्रिकल, जो एक जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी टीम के साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में फ्लाइट सिमुलेटर पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में 7 ऐसे पायलट्स जिनको कभी फ्लाइंग का एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने ब्रेन कंट्रोल पावर से फ्लाइट सिमुलेटर को कंट्रोल किया। अब आप पूछोगे कि कैसे कंट्रोल किया था, तो देखो इन पायलट्स ने ना एक हेलमेट पहना हुआ था जिसमें कई इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, जो पायलट्स के ब्रेन के कमांड्स को कंप्यूटर कमांड्स में कन्वर्ट कर देते, जिससे उन्होंने प्लेन्स के फ्लाइंग को कंट्रोल किया। अब देखा जाए तो यही दोनों सिमिलैरिटीज हमें मिली है इन दोनों के बीच में, क्योंकि पुष्पक विमान के बारे में ऐसे बहुत कुछ बताया गया है जो हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट से अलग है, जैसे कि पुष्पक विमान उसकी जरूरत के अनुसार साइज में छोटा या बड़ा हो सकता था। अब ऐसे एयरक्राफ्ट तो आज तक मैंने नहीं देखे, आपने देखे तो पता नहीं। प्लस इसके अलावा एयरक्राफ्ट को बनाने से उड़ने तक की बात की जाए तो उस पूरे वर्क करने के 3 स्टेप्स है। पहला थियरी, जो एयरप्लेन बनाने का बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसमें एयरप्लेन कैसे होगा ये थियोरेटिकली देखा जाता है। दूसरा डिजाइन, जो एयरप्लेन को बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। और तीसरा बिल्डिंग, जिसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होता है
और उड़ने के लिए तैयार होता है। अब इस डेफिनेशन को देख के अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो पुष्पक विमान एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है, मगर उसमें पुष्पक विमान को बनाने से लेके उड़ाने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्या ये प्रूव करता है कि ये शायद एक फिक्शनल व्हीकल था? आपकी क्या राय है भाई लोग इसमें? अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, जो है व्हाई स्पेस इज कोल्ड एज आइस व्हेन सन इज बर्निंग हॉट। मतलब हम पृथ्वी पे सन से आती हीट को झेल नहीं पाते, वो उतनी गर्म होती है, मगर पृथ्वी से बाहर निकलते ही सन का रेडिएशन जो हमें डायरेक्ट हिट करके जला के मार देना चाहिए वैसे होता ही नहीं, बल्कि स्पेस तो -270.5 डिग्री सेल्सियस ठंडी है। मतलब एंटार्क्टिका जहां विंटर्स में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, उससे भी 4 गुना ज्यादा ठंडी है स्पेस। लेकिन ऐसे कैसे? अब यार इसके पीछे का साइंस एकदम सिंपल ही है। सन की हीट स्पेस में एक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रैवल करती है जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। ये रेडिएशन एक वेव ऑफ एनर्जी रहती है और जैसे ही वेव एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आती है वो उनको एक्साइट करती है, जिससे मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं। पर इंफ्रारेड रेडिएशन सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं जो उसके पाथ में आते हैं। इसी वजह से जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर सन के इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंडक्शन मेथड से हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। आसान भाषा में बताया जाए तो हीट एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होकर सर्कुलेट होती है। पर अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस वैक्यूम है और जो प्लैनेट्स और स्पेस बॉडीज है वो एक दूसरे से काफी दूर है, जिसके कारण उनमें एक दूसरे से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। अब ये तो था स्पेस के ठंडे होने का पहला रीजन। इसका दूसरा रीजन है कन्वेक्शन। मतलब जब एयर गर्म हो जाती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वो राइज हो जाती है। उसी तरह ठंडी हो जाने पर डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो सिंक हो जाती है। इसी साइकिल को कन्वेक्शन कहते हैं और यही साइकिल हीट को अर्थ के एनवायरनमेंट में डिस्पर्स और कंटेन करके रखता है। पर स्पेस में वैक्यूम के कारण इस हीट को कंटेन करना पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से आउटर स्पेस आइस की तरह ठंडा होता है। चलो भाई लोग अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, जो है What if everyone farted at the same time? अब ये जानने के लिए हमें हमारे फार्ट में असल में क्या होता है वो जानना पड़ेगा। आई नो आप कहोगे गौरव हर चीज बताने से पहले हमें पहले ये जानना होगा, बोल बोल के बहुत ही घिनौनी चीजें बताता है। वेल, सबर करो, साइंस है और कोई तरीका भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको उसके सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट तो समझाने पड़ेंगे ना। और आज मैं आपको बताऊंगा फार्ट के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, जिसे जानने के लिए बेंडी लेसी कॉस्टेलो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती है, उन्होंने फार्ट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक प्लास्टिक जार का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेस्टिन डिजाइन किया। फिर उस इंटेस्टिन में आर्टिफिशियल फार्ट बना के उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को ऑब्जर्व किया, जिसमें उन्हें यह पता चला कि हमारी फार्ट 6 डिफरेंट गैसेस से बनी होती है, जो है 59% नाइट्रोजन, 21% हाइड्रोजन, 9% कार्बन डाइऑक्साइड और 4% ऑक्सीजन। पर अगर हम खाने में बीन्स, लेंटिल्स, ड्राइड फ्रूट्स या फिर एप्पल्स या होल ग्रेन्स जैसे हाई फाइब्रस फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में 2 नए किस्म के गैसेस पैदा हो जाते हैं, जिसमें से एक है मीथेन, जो फार्ट में 7% तक हो सकता है। और ये एक ऐसा केमिकल है जिससे आपकी फार्ट फ्लेमेबल बन जाती है, यानी उसमें आग लग सकती है। और दूसरा है सल्फर, जो फार्ट में सिर्फ 1% तक हो सकता है। बट अगर है तो इसके मिक्स होने से हमारे फार्ट को लेट्स से खूबसूरत सी बदबू मिल जाती है। पर क्या होगा जब एक साथ 7.9 बिलियन लोग फार्टेंगे? तो वो डेंजरस हो सकता है क्या? वेल, आई वुड से यस एंड नो। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, अगर उस समय आप अकेले हो या फिर पार्क जैसे किसी ओपन जगह पे हो तो आपकी फार्ट निकलते ही एयर में डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में हो या फिर बहुत सारे लोग किसी बंद कमरे में जैसे किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में हो तो सफोकेशन के कारण कोई बेहोश हो सकता है, क्योंकि मीथेन गैस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और हमें अप्रोक्सीमेटली 18% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन लेवल 10% से कम हो जाए तो इंसान अपनी कॉन्शियसनेस कुछ ही सेकंड्स में लूज कर देता है। तो क्या एक साथ फाटने की वजह से हम सभी लोग बेहोश हो जाएंगे? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को कुछ नहीं होगा। कैसे? बताता हूं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट माइकल लेविट की स्टडी अनुसार 4 घंटों में 16 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही फार्ट में मीथेन और सल्फर गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो दिन में कई बार लोग फार्ट करते हैं,
जिसमें से सभी लोग तो एक साथ मीथेन या सल्फर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सब में से 50% लोग तो सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेंगे, जो जल्दी ही एयर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप अगर एक कॉम्पैक्ट रूम में हो और कई सारे लोग हैं तो कोई कॉन्शियसनेस खो सकता है, बट अगर सब बाहर है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बट अगर ये प्लान होता है कि सब जोर से करेंगे तो वो एक लाउड इवेंट जरूर हो सकता है। बट भाई लोग, यहां पर मेरा खड़ा हो रहा है एक सवाल, जो ये है कि कैटल्स यानी कि भेड़ बकरियां, गाय भैंसे जैसे जानवरों से प्रोड्यूस होने वाले मीथेन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब सारे इंसान एक साथ फाटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग उस हद तक बढ़ जाए कि किसी पोल की आइस या हिमालयाज पिघल जाएगा और दुनिया डूब जाएगी? आपको क्या लगता है? इसका जवाब क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और डेली आपको ज्ञान का डोज मिलते रहे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।